सो हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अब थ्योरी। अब भैया थ्योरी में भी पूरे के पूरे 20 मार्क्स, एक को मार्क्स तुम्हारे कटने नहीं दूंगा। मैंने बोला है ना, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए TY BCom सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो है कि ये सारे के सारे इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एकदम अच्छे तरीके से, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ओके, सबसे फर्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है कॉस्ट कंट्रोल। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, जब भी हम कॉस्ट कंट्रोल में करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चा। ये स्टोर है मेरा। अगर मैं स्टोर में कोई मटेरियल परचेस करूंगा सप्लायर से, तो वो मेरे स्टोर में माल आएगा। और अगर हो सकता है कि वो माल हमने खरीदा बट वो डिफेक्टिव निकल गया, तो उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे माल रखना नहीं होता है। जब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको माल निकाल के देते काम के लिए। अगर वो डायरेक्ट मटेरियल तो वो कहाँ जाएगा सर, WIP में जाएगा। अगर मान के चलिए वो मटेरियल जो है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो कहाँ जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाता है। याद रखेंगे। ओके, तो डायरेक्ट वाली चीज़ों को हम लोग कहाँ पे डालते हैं, जहाँ पे WIP, जहाँ काम चल रहा है। इनडायरेक्ट वाली चीज़ें कहाँ पे जाएगी सर, ओके, फैक्ट्री में जाएगी। ऐसा हम लोग मानते हैं। ओके, तो मतलब कि स्टोर में हम वो सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल आया, मटेरियल गया, कितना मटेरियल बचा है, ओके, कितने रुपए का मटेरियल है, ये सारा जो रिकॉर्ड करते हैं, हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की। देखिए, रिकॉर्ड मटेरियल कॉस्ट, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, मटेरियल की कॉस्ट। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स द मटेरियल ट्रांजेक्शन। यस, ये अकाउंट का हम लोग का मेन पर्पस ही क्या होता है, हम लोग को मटेरियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए हम लोग ने बोला इसको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल परचेस करोगे तो आपके स्टोर में आएगा, तो जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, ये याद रहेगा। अब क्रेडिटेड फॉर इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर। अब यहाँ से आपके स्टोर से जो मटेरियल चला गया उसको क्रेडिट कर दो। समझ में आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट कर दो। बस ये बात सबको समझ में आया। द बैलेंस इन दिस अकाउंट इंडिकेट, जो बैलेंस बचा रहता है इस अकाउंट में, इंडिकेट करता है टोटल बैलेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्टोर अकाउंट। मतलब ये हमें ये बताता है कि कितना बैलेंस हमारे पास स्टोर में पड़ा हुआ है, ये चीज़ हमको ये बताता है। एबनॉर्मल लॉस और गेन्स इफ दिस अकाउंट आर ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PNL अकाउंट। यस, बोल रहा है कि अगर आपको एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन होता है तो वो डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देते कहाँ पे, कॉस्टिंग PNL में। सर कैसे? मान के चलिए ये स्टोर है मेरा बच्चों, ये स्टोर है, राइट। हमने ये बना दिया स्टोर लेजर कंट्रोल। ओके, मान के चलिए हमने मटेरियल खरीदा, मटेरियल 10 रुपये का खरीदा, बट हमने कितने का मटेरियल सामने हम लोग ने इश्यू कर दिया सर 5 रुपये का, तो हमारे पास बैलेंस 5 बचना चाहिए था। बट हमने जब जाके देखा स्टोर में तो हमारे पास 4 बचा है, तो सर एक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। जब ये एबनॉर्मल लॉस एक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे माल में, हमारे स्टोर में है ही नहीं। हो सकता है ये गायब हो गया, किसी ने चुरा लिया, या फिर जल गया, या फिर कुछ तो हो गया। तो ये चीज़ जो नुकसान हुई ये कहाँ जाएगा सर, इसको कॉस्टिंग PNL में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, कॉस्टिंग PNL। क्या ये बात समझ में आए? तो इसलिए ये 4th वाला पॉइंट हमको वही बता रहा है। आगे बोला एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव्ड, नोट एंड स्टोर रिक्विजिशन। यस, आप एंट्री कब पास करोगे, जब आपके पास गुड्स रिसीव्ड होगा या फिर नोट या फिर रिक्विजिशन आएगा। पता रिक्विजिशन कैसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले परचेज डिपार्टमेंट को या फिर स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन भेजते कि भैया इतना माल हमारे यहाँ भेज दो। क्यों, उनको माल की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो स्टोर में से मटेरियल जाएगा। जब तक रिक्विजिशन नहीं आएगा तब तक ये मटेरियल भेजेंगे नहीं, फिर जैसे रिक्विजिशन आएगा तो ये मटेरियल भेजेंगे, तभी लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज़ था, जो ये 5 चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। सिंपल सा 5 चीज़ लिखो, आराम से मार्क्स लेके जाओ बच्चों। अब बात करते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है। अगर आपके पास मान लीजिए आपके स्टोर में पहले से ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, पहले के पिछले साल का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे टू बैलेंस BD। समझ में आ गया? आपने इस साल कुछ खरीद के लाया तो ये 2 GLA अकाउंट, इतने का मटेरियल आपने खरीद के लाया। अब इसमें से कुछ मटेरियल आपने कहाँ पे दे दिया, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो WIP में दे दिया। कुछ मटेरियल आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलिए आपने प्रोडक्शन वाले को दे दिया, ओके, इनडायरेक्ट में चला गया। अब कुछ मटेरियल हो सकता है आपने रिटर्न कर दिया तो GLA को क्रेडिट कर दिया। अब देखो आपके स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है लास्ट में, जो लास्ट में पड़ा उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बस खत्म। क्या था स्टोर लेजर, इतना आसान था, बहुत आसान है बच्चों, बस आपको आना चाहिए। ये चैप्टर इतना आसान है कि पूछो मत। बाकी पता नहीं क्यों लोग इसको इतना हार्ड बना दिया ना चैप्टर को, पूछो मत कि सर बहुत लेंदी है, बहुत अरे सबसे अच्छा चैप्टर यही है। समझ में आया? चलो, स्टोर लेजर के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बच्चा देखिए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी बोलेंगे, GLA भी बोलेंगे। ओके, याद रहेगा। तो दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रहेगा। दिस अकाउंट इज मेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री। यस, ये अकाउंट इसलिए बनाता है ताकि हम लोग डबल एंट्री को कंप्लीट कर सके। हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कोई रियल अकाउंट नहीं होता, तो रियल अकाउंट नहीं होता तो फिर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अगर मैंने कोई मटेरियल परचेस किया, राइट, अब परचेस किया तो परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में लिया है तो। बट अगर हम लोग यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हमने कोई मटेरियल परचेस किया तो इसको बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं लिख सकते, कोई रियल अकाउंट नहीं बनता।
तो डबल एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाती है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी अकाउंट बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये अकाउंट बनाया जाता है। क्या ये दोनों नाम पता चला? दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, या फिर दिस अकाउंट इज मेड ओके टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम। ओके, नेक्स्ट बोलो ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। जितना भी एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो उसको क्रेडिट कर देना इस अकाउंट में। सेल्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, यस सेल्स होगा तो डेबिट कर देना। नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, यस बोल रहा अगर नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फ्रॉम द कॉस्ट एंड प्रॉफिट से, ओके तो इसको हम लोग कहाँ पे करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गया क्या? ओके, and the balance in this account at the end of the particular period represent the net total of all the balance in the impersonal account। ये हमें ये डिनोट करके बताता है। तो क्या बताता है, द बैलेंस इन दिस अकाउंट क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड में रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल ओके नेट टोटल ऑफ द ऑल द बैलेंस इन इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, देखिए ये सबसे पहला ओके तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहला बाय बैलेंस बीडी होता है, इसका क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी होता है और इसका डेबिट में क्या होता है, टू बैलेंस सीडी होता है। समझ में आ गया क्या? ओके, अगर आपने कोई मटेरियल परचेज किया है तो आपने परचेज किया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा। तो कॉस्ट लेजर के डेबिट में क्रेडिट में आप लिखोगे बाय स्टोर लेजर। ओके, समझ में? ऐसी प्रोडक्शन यहाँ पे, एडमिन यहाँ पे, सेलिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरी पैर टू प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स वाला अगर सेल्स किया तो, और यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल आता है, ये याद रखना। समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये दोनों चीज़ जब हम लोग इसके सम्स करेंगे तब आप लोगों को एकदम डिटेल में समझ में आता है। ओके, तो क्यों कॉस्टिंग पीएनएल लिया, क्यों सेल्स लिया, वो जब सम करोगे तो सिस्टमेटिक वे में हम लोग जाते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में क्यों गया है और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों गया। तो कॉस्टिंग पीएनएल जो कॉस्टिंग लेजर अकाउंट है वो ऐसे ही बनता है, जीएलए अकाउंट बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे वही बोला जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे को क्रेडिट कर दो, ये सारे एक्सपेंस थे इसलिए क्रेडिट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? सेल्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ में आ गया क्या? बस इतना आपको करना है इसके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम बोलते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। तो चलिए, दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा उसको डेबिट कर देना मेरे प्यारे बच्चों। एंड विच इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएगा, ओके एंड ओवरहेड रिकवर्ड आएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। एंड क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स कंप्लीटेड आर ट्रांसफर। यहाँ पे हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस से जो माल निकलता है वो कहाँ चला जाता है, फिनिश गुड्स में चला जाता है। इसलिए यहाँ से निकला हुआ माल कहाँ चला गया, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो WIP के अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए हम लोग लिखते हैं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, और ये जो रहता है ये बैलेंस सीडी रहेगा। समझ में आ गया? तो ये था सिंपल सा, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच टू सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स आर मेंटेन। दो अलग अलग बुक हम लोग को बनाना पड़ता है, एक है कॉस्ट बुक और एक है फिनेंशियल बुक। समझ में आ गया क्या? ओके, सिंस सेपरेट लेजर आर मेंटेन फॉर द कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट इन दिस सिस्टम, यस हम लोग को यहाँ पे दो सेपरेट बुक बनानी पड़ती है, कॉस्ट के लिए अलग, फिनेंशियल के लिए अलग। द कॉस्ट अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यस कॉस्ट अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए और फिनेंशियल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फिनेंशियल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रल सिस्टम अकाउंटिंग का दूसरा नाम है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, या फिर इसको हम लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, याद रहेगा। ओके, लेजर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड कौन कौन से लेजर बनते हैं, देखिए बेसिकली टू टाइप्स के लेजर बनाए जाते हैं। ओके, एक है प्रिंसिपल लेजर या फिर इसको बोलते हैं कॉस्ट लेजर, और एक है सब्सिडरी लेजर। याद रहेगा सबको? बोलो हाँ सर। प्रिंसिपल लेजर जो है या फिर कॉस्ट लेजर, उसमें एक बनता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, और एक कंट्रोल अकाउंट्स फॉर सब्सिडरी लेजर जिसके अंदर ये सारे लेजर बनते हैं। समझ में आ गया? और एक सब्सिडरी लेजर होता है अलग से जिसके अंदर ये तीन बनते हैं। तो यही दो चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म। पहले चैप्टर में आने के चांसेस हैं WIP लेजर, मतलब कि ये WIP प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ बच्चों कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बस ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया सिंपल सा, एक बार देख लो आपको समझ में आ जाए और एक खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यस, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देख लो सबसे पहले। इसका ना फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है एग्जाम में 10 नंबर के लिए आता है, तो ये एक बार देख लो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट बिग जॉब। यस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है एक बड़ा जॉब, छोटा जॉब नहीं, बड़ा जॉब। ओके, हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर, इसके कुछ स्पेशल फीचर है। हाँ, हाई प्राइस ऑफ 1000 और लैक्स ऑफ रुपीज। यस, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सस्ता नहीं होगा। ओके,
तो यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा प्राइस का रहता है, 1000 या लैक्स ऑफ रुपीज़ में ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। जैसे अगर रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, समझ में आए, तो ये भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है। ये बात सबको समझ आ गया पैसे। द पीरियड टेकन फॉर अ कंप्लीशन मे बी मेनी मंथ्स और इवन ईयर्स। यस, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, समझ में आ गया। द एक्चुअल वर्क मे बी डन एट अ साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। यस, यहाँ पे बोला गया है, ओके बच्चों, यहाँ पे बोला गया कि जो एक्चुअल वर्क होता है ये उनके ऑफिस में नहीं होता, ऑफिस से हट के जहाँ साइट होती है वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? ओके, तो ये बात आपको समझना है इसके लिए, ये इसके मीनिंग है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्टिंग का, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग चाहते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग क्या प्रॉफिट डिसाइड करें कि कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। समझ में आ गया? Contract costing is the defined as a form of specific order costing where costs are attributed to the contract। यहाँ पे कॉस्ट को हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी कंटेनिंग द डिटेल्स सच एज अ नेचर ऑफ जॉब। इसके अंदर हम नेचर ऑफ जॉब, कौन सा जॉब करने वाले हैं उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कब ये स्टार्ट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, टोटल प्राइस क्या होगा, ओके पेमेंट कैसे कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है सामने वाले को उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। बस क्या फीचर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ये 10 नंबर के लिए आता है, सोचो मीनिंग एंड ये लिखो, 10 नंबर मिलता है, कितना आसान है। बोलता है अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, ये एक विशेषता कॉन्ट्रैक्ट की। वर्क इज अंडरटेकन टू द कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट। यस, आप जो काम करते हो, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वो किसके हिसाब से काम करेगा? कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से, जैसा कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा वैसे वैसे वो काम करके देगा। द वर्क इज फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन। जो भी काम रहेगा यहाँ पे वो लंबे समय तक चलने वाला है, 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। ओके, द वर्क इज फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्शन इन नेचर। और यहाँ पे जो भी काम करने वाले वो कंस्ट्रक्शन इन नेचर रहेंगे। समझ में आ गया क्या? ओके, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये एकदम सिमिलर है जॉब कॉस्टिंग के जैसा। द वर्क इज फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन साइट। और ये जो काम होता है ना ये पूरे के पूरे साइट पे होता है, घर पे काम नहीं होगा, आपको साइट पे जाके काम करना है। इट इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। ये कहाँ अप्लाई होता है? इंडस्ट्री। इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में यहाँ काम होता है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, खत्म। सोचो कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट इज डेबिटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन अ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कंप्लीशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हम लोग क्या लिखते हैं? एंट्री पास क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। When the contractees make any payment towards the contract price, bank account is debited and contractees account is credited with the amount so received। जब भी कॉन्ट्रैक्टी से पेमेंट मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को तो वो क्या करता है? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखता है। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें ये दोनों कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने क्या किया? एक मिल के इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो प्राइस कॉन्ट्रैक्टर ने रिजाइज किया उसको ये सहमति देता है कि हाँ इतना प्राइस में पे करने के लिए रेडी हूँ। तो जिस प्राइस में ये डील हुआ है उस प्राइस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ में आ गया? बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, वर्क सर्टिफाइड आता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आएगा। तो इतना पढ़ के जाने का, 5 नंबर लिख के आने का। चलिए, वर्क सर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्क सर्टिफाइड वो पार्ट है आपका जो काम कंप्लीट हुआ है, विच हैज़ बिन सर्टिफाइड। इसको सर्टिफाइड कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टीज का आर्किटेक्ट या फिर उसका सर्वेयर। ओके, तो वर्क सर्टिफाइड जो होता है ये वो पार्ट है आपका कंप्लीशन का जिसको सर्टिफिकेट दिया गया कि इतना काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। क्यों? कॉन्ट्रैक्टी को भरोसा नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना % काम किया है। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है? अपना एक आर्किटेक्चर या फिर एक सर्वेयर भेजता है अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, बोलता है कि भाई देखिए ये इसने कॉन्ट्रैक्टर ने सच में इतना काम किया जितना इसने बोला है। अभी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि सर हमने आपका 30% काम कर दिया। किसने बोला? कॉन्ट्रैक्टर ने। किसको बोला? कॉन्ट्रैक्टी को। अब कॉन्ट्रैक्टी को भरोसा नहीं है भैया कि इसने सच में 30% काम किया है कि नहीं किया। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? वो एक आर्किटेक्चर को हायर करता है, बोलता है कि आर्किटेक्चर जाओ तुम देखो तो सही क्या इसने बराबर माल बिल डाला है कि नहीं डाला, क्या सच में ये 30% काम किया है कि नहीं किया। और एक सर्टिफिकेट बना के देगा वो आर्किटेक्चर जो सर्टिफिकेट बना के देगा ना उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट जो है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो उसके हिसाब से पता चलता है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर तो बोल देगा कि भाई हमने पूरा बना दिया है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बात पे आते नहीं।
तो ये बात सबको समझ में आ गया। द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। यस, जो अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है वो बेस्ड होता है आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के ऊपर से। इट इंक्लूड द प्रॉफिट एलिमेंट। यस, वर्क सर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट भी एलिमेंट ऐड होता है, ये याद रखना। सिंस इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। जो वैल्यू होता है वर्क सर्टिफाइड का उसको हम डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में। एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और WIP के जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाय WIP लिखते हैं, उसके नीचे वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यस, वो इसलिए लिखते हैं। इट्स वैल्यू इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यस, और ये जो अमाउंट होता है ये हमारा WIP वाला है, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो उसके बिगनिंग में जाके लिखते हैं बाय WIP। ये ओपनिंग हो जाता है, इधर क्लोजिंग था इधर ओपनिंग हो जाता है। यस और नो गाइस? यस, वही कंप्यूटेशन। देखिए, द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ना उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% हम लोग क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड रहेगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा उसका 80% वर्क सर्टिफाइड लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज़ यहाँ पे बोला है। क्या ये आपको समझ में आ गया वर्क सर्टिफाइड क्या? तो सिंपल सा मीनिंग है वर्क सर्टिफाइड मतलब कि जो भी आपका काम या फिर जो भी पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड हुआ है, ओके, उसको सर्टिफाइड किया गया है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के, आर्किटेक्चर या सर्वेयर के द्वारा, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। सर रिटेंशन मनी क्या है? चलिए देखिए, रिटेंशन मनी मतलब वो मनी जो कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करता। समझ में आया? मान के चलिए कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बोला है कि हमने आपका 30% काम कंप्लीट कर दिया, ओके। तो देखिए अगर मान के चलिए 10 करोड़ रुपए का काम है, 30% अगर काम कंप्लीट हो गया तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ रुपए का काम कंप्लीट कर दिया है। अगर कॉन्ट्रैक्टी ने 3 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ना बच्चों, ओके, उस टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर उससे बड़ा अगर 20-25 करोड़ का और एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो कॉन्ट्रैक्टर उधर भाग जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के। इसलिए कॉन्ट्रैक्टी बहुत दिमाग लगाता है, बोलता है कि भैया भले से आपने 30% काम कर दिया, मैं पूरा 30% पैसा नहीं दूंगा, कुछ पैसा रोक के रखूंगा। जो पैसा वो रोक के रखता है उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। समझ में आ गया? कहीं कॉन्ट्रैक्टर बीच में भाग ना जाए, इसके वजह से वो कुछ पैसे रोक के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन मनी। क्या बोलते हैं? रिटेंशन मनी। तो देखिए, रिटेंशन मनी इज दैट पोर्शन ऑफ वैल्यू सर्टिफाइड, ओके, which is retained by the contractee as a security for any defective work which may be discovered later within the guaranteed period। yes, समझ में आ गया? इसलिए वो पैसा कौन, कॉन्ट्रैक्टी रोक के रखता है कि भैया ये पैसा अभी नहीं देंगे। आपने बोला था कि ये जो कलर लगाए हैं हमारी बिल्डिंग के ऊपर ये 10 साल चलेगा या फिर 1 साल चलेगा, तो कुछ पैसा हम लोग रोक के रखेंगे, देखेंगे 1 साल तक अगर कलर उतर गया तो भैया पैसा ही नहीं दूंगा, बकाया रहेगा, ओके। तो ये पैसा रोक के रखता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तुरंत नहीं देता, वो पहले चेक करता है कि भाई मेरा काम बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, मटेरियल बराबर लगाया है कि नहीं लगाया है, कहीं ऐसा खोखला विखला तो नहीं है ना तुम्हारा, ये काम बराबर किया है कि नहीं किया, वो सब चेक करने के बाद पेमेंट करता है। तुरंत पेमेंट करेगा नहीं पूरा का पूरा, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव द पेमेंट ओनली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखा, कॉन्ट्रैक्टर को उतना ही पैसा मिलता है, ओके, पेमेंट ओनली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है उसी का कुछ परसेंटेज आपको पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा वर्क सर्टिफाइड भी नहीं मिलता, ओके। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टी एग्रीड मे बी एग्रीड टू पे कॉन्ट्रैक्टर 90% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बैलेंस 10% अमाउंट सर्टिफाइड बट नॉट पेड। यस, वर्क सर्टिफाइड का 90% ही पैसा कॉन्ट्रैक्टी पे करता है कॉन्ट्रैक्टर को, बाकी 10% रोक के रखता है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, और जो रोक के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन मनी, जो नहीं दिया। रिटेंशन मनी क्या है? रिटेंशन मनी एक सेफ गार्ड है अगेंस्ट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, काम में गड़बड़ी किया है, तो ये पैसा हम नहीं देंगे, उसको रोक के रखे रहेंगे। समझ में आ गया? रिटेंशन मनी इंश्योर्स दैट कॉन्ट्रैक्टर विल कंटिन्यू टू द वर्क। अगर ये पैसा अगर हम लोग रोक के रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर बराबर काम करके देगा। समझ में आ गया? ओके, एंड नॉट लीव द वर्क, और काम को बीच में छोड़ के भागेगा नहीं। तो रिटेंशन मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव कर दो, बस खत्म। क्या था इसके अंदर? सिंपल, ओके। तो ये था हमारा रिटेंशन मनी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड, इसके बाद ये भी खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। देखो छोटा छोटा, ओके, वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, थोड़ा ध्यान देना। वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच हैज़ नॉट बीन सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज एंड आर्किटेक्ट और सर्वेयर। सर क्या है ये? देखिए, वर्क अनसर्टिफाइड। अब मान के चलिए कॉन्ट्रैक्टर ने 1 तारीख से काम चालू किया,
और 31st तक 1 महीना पूरा काम किया, समझ में आ गया। तो भैया कॉन्ट्रैक्टर ने इधर से इधर तक का काम पूरा अच्छे से कंप्लीट किया, बट कॉन्ट्रैक्टी का जो आर्किटेक्चर है उसको 31st को आना था, बट वो बच्चा 28 को आ गया, कि उसके पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट इनका नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो 28 को आ गया और आज डेट है 31st, आज डेट क्या है 31st। तो जब 28 को वो आया तो उसने यहाँ तक से यहाँ तक का काम देखा रहेगा और उसका एक सर्टिफिकेट बना दिया रहेगा। तो जिसको जिसने बना दिया उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, जिसका सर्टिफिकेट उसने बना के दे दिया। बट मुझे बताओ आज 31st है, क्या ये काम कंप्लीट नहीं हुआ? यस, ये काम कंप्लीट हो गया, क्यों? आज 31st है, ये भी काम कंप्लीट है, बट इसका कोई सर्टिफिकेट दिया है क्या? नहीं। तो जब इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, समझ में? तो यही था वर्क अनसर्टिफाइड। तो बोल रहा है वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। बच्चों देखिए ये भी काम कंप्लीट हुआ है, आज 31st है, ये भी काम कंप्लीट हुआ है, बट इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो यहाँ पे वही बोला है वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच हैज नॉट बीन सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट और सर्वेयर। ओके, दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं रहेगा। बट यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेशन वो करके गया है कौन? ओके, आर्किटेक्चर। तो उसके अंदर बच्चों वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों रहेगा, ये याद रखना। बट वर्क अनसर्टिफाइड में सिर्फ कॉस्ट रहेगा, ये याद रखना, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट लिखा। एंड दस दैट डज नॉट इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अगर मैं बोलूँ ये 31st तक काम कितना हुआ है सर, उसके अंदर ये भी काम कंप्लीट हुआ है, ये भी काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड करेंगे तब पता चलेगा टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड। सिंपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होता है इसको हम डेबिट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में एंड क्रेडिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। यस, वर्क अनसर्टिफाइड भी कहाँ पे क्रेडिट होता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, इट्स कॉस्ट इज ट्रांसफर टू द डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यस, अब ये क्रेडिट में गया WIP में तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ये ओपनिंग WIP बन जाएगा। इधर का क्लोजिंग है कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में, तो नेक्स्ट ईयर का जब ओपनिंग होगा तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओके टू WIP और वहाँ पे फिर से लिखते हैं ओके यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये चीज़ वही बोल रहे हैं, खत्म खत्म खत्म। तो क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कर दो, बस खत्म ये भी। तो वर्क अनसर्टिफाइड समझा बच्चों, मैंने ये एग्जाम्पल दिखा दिया, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए।